दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं वो मैं ये पहली बार स्टॉक लेके आया हूं। स्टॉक का नाम है विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। अब आप कह सकते हैं अगर टीयर 2 या टीयर 1 सिटी में रहते हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि विशाल मेगा मार्ट एक्चुअली करता क्या है। एक समय में आप ये कह सकते हो बहुत ही बड़ा यूफोरिया था स्टॉक में और ऊपरी स्तरों से इसने काफ़ी हद तक गिरावट दिखाई। और अगर मैं पिछले 1 साल में जाऊं तो जो फ्रॉम इसने हाई लगाया था आप देखें यहाँ पे, वहाँ से आपको अभी 22.25% गिरावट। और ये कब हो रहा है? जब ये इस प्रकार की एक बड़ी तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुका है। 100 रुपये इसने टच किए थे, तो वहाँ से ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। कितना ऊपर आया है ये देखिए आप, ऑलमोस्ट 19% की रैली ऑलरेडी हो चुकी है, वरना 100 रुपये तक ये स्टॉक चला गया था। और देखो, अगर आप विशाल मेगा मार्ट में निवेशित हो या 100 रुपये के आसपास में निवेश कर रखे हो, मुझे ये लगता है आपने एक बहुत ही अच्छी कंपनी को एक अच्छे रेट में ले रखा है। अब यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं भाई, इसकी पी देखो, प्राइस टू बुक वैल्यू देखो। देखो, विशाल मेगा मार्ट कभी भी बहुत ही चीप रेट में मिल जाए ऐसा होने से रहा। हाँ, प्रमोटर क्यों हिस्सेदारी बेच रहा है फिर, और उसके पीछे की सही असली कहानी क्या है? अगर वो बेच रहा है तो खरीद कौन रहा है? क्या रिटेल अपना हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं? तो ये तो बहुत डेंजर हो जाता है। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा और बात करेंगे कि आखिर प्रमोटर हिस्सेदारी क्यों बेच रहा है, विशाल मेगा मार्ट का फ्यूचर प्लान क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें विशाल मेगा मार्ट के ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, पूरा ज़रूर देखिएगा, भले ही टुकड़ों में देखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप इस वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं तो औरों को यूट्यूब ज़्यादा रिकमेंड करता है। सो प्लीज़ हाइप दिस वीडियो नाउ। अब आते हैं कि भाई चल क्या रहा है पूरा मामला। देखो, सबसे पहला, स्टॉक गिर क्यों रहा है? तो देखो, ये डिक्लाइन ना कोई फंडामेंटल फेलियर है ऐसा नहीं है, बट ये एक लिक्विडिटी और वैल्यूएशन रियलिटी चेक है। यानी आप समझिए, स्टॉक 23% टूट चुका है, उसके बाद भी पी 70-75 के बीच में ट्रेड कर रही है। तो सबसे पहला है प्रमोटर एग्जिट ओवरहैंग, और ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर कोई ढूंढना चाहता है। देखो, बिटवीन जून 2025 से फरवरी 2026 तक प्रमोटर एंटिटी सम्यक सर्विसेज एलएलपी, जो बैक्ड बाई है केदार कैपिटल और पार्टनर ग्रुप से, उन्होंने ऑफलोड किया है एक मैसिव 33.8% स्टेक, 33.8। और जब नियरली 1/3 एक कंपनी की इक्विटी मार्केट को हिट करती है, वो भी कुछ ही महीनों के अंदर, ये क्या क्रिएट करेगी? एक सप्लाई ओवरहैंग, यानी इकट्ठा इतना सारा स्टॉक आ जाएगा कि उसको खरीदने में बहुत समय लगेगा। और उसे होता क्या है, जो प्राइस की मूवमेंट है ऊपर जाने के लिए वो रुक जाती है, इवन कोई भी अगर गुड न्यूज़ आई है उसके बावजूद। तो हमने क्या देखा? एक तो बहुत बड़ा ओवरहैंग, सप्लाई ओवरहैंग इस स्टॉक में है। अब भाई ये 33.8% तो बहुत ही बड़ा स्टेक होता है, तो इसको बेचने के बाद क्या कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? देखो, यहाँ है ये जो ये जो 33.8% स्टेक सेल है, ये दो धारी तलवारें क्यों कहा जा रहा है? वाई द स्मार्ट मनी इजंट एज वरीड एज द रिटेल क्राउड। अब जो रिटेल आदमी वो बड़ा परेशान है, लेकिन जो DIIs है, म्यूचुअल फंड हाउसेस है, वो उतने परेशान क्यों नहीं रख रहे? देखो, पहला है द 51% साइकोलॉजिकल बैरियर। अगर आप अपने जो स्टेक है, जो पहले ऑलमोस्ट 74% थी, उसे घटा करके 40% ले आओगे, यानी आप तो अपना जो कंट्रोल था पूरा वही खो दिए। तो जो प्रमोटर है ना, सम्यक सर्विस केदार कैपिटल, उन्होंने सरेंडर कर लिया एब्सोल्यूट कंट्रोल, यानी पूरा कंट्रोल उनका भी इस कंपनी में कतई नहीं है। इन इंडिया, इन्वेस्टर लव हैंड्स ऑन प्रमोटर विद अ मेजॉरिटी स्टैक। सबसे ज़्यादा अच्छा स्टॉक किसे माना जाता है? जो एटलीस्ट 50%, 51% स्टेक रखे अपनी कंपनी में। अगर 51% से नीचे आप जाते हो तो अक्सर ये सिग्नल होता है कि जो ओनर है वो अब आराम से बाहर जा चुका है, अब वो सेलर बन चुका है, ना कि बिल्डर कंपनी को। तो ये सबसे बड़ा रहा। फिर प्राइस सप्रेशन क्या हुआ? आप 30% से ज़्यादा का जो कंपनी की इक्विटी है उसे नहीं बेच सकते विदाउट प्राइस टेकिंग अ हिट। जो रीसेंट ब्लॉक डील हुई थी ना, जो फरवरी में हुई थी, सबसे लेटेस्ट, वो हुई थी 10% डिस्काउंट में, अराउंड 115 रुपये में। अब इससे क्या हुआ? एक सीलिंग बन गया, बिकॉज एवरी टाइम स्टॉक ट्राइज टू रैली,
जो मार्केट को यहाँ क्या आता है, एक मैसिव अमाउंट ऑफ शेयर वेट कर रहा है टू बी ऑफलोडेड। तो जो इतना लंबा पीरियड आप देख रहे हो ना, एक दबाव भरा गिरावट भरा, उसमें कहीं ना कहीं चांसेस जो आप कह सकते हैं जिम्मेदार हैं, वो यही आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर क्या है, गवर्नेंस वैक्यूम फियर्स। देखो, जब एक इक्विटी फर्म, ठीक है, इक्विटी प्राइवेट इक्विटी फर्म एग्जिट यानी निकलती है, अक्सर डर क्या होता है कि ये इसके निकलने के बाद आखिर आएगा कौन, नेक्स्ट कौन आएगा। इफ देर इजंट अ क्लियर स्ट्रैटेजिक बायर टेकिंग ओवर, मार्केट को क्या डर रखता है, बड़ा लीडरशिप गैप। और यही क्या आता है, गुड पार्ट आता है। देखो, इंस्टीट्यूशनल वोटिंग दिस विथ वॉलेट्स, वॉलेट्स मतलब बटुए से। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो 33.8% स्टेक है वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीद लिया है, एक्चुअली उसे किसने खरीदा, पहला जीआईसी सिंगापुर गवर्नमेंट, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, और फिर आते हैं मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर एमएएस। ये कोई स्पेक्यूलेटर्स नहीं है, यानी भाई स्टॉक आया 10-15% ऊपर के अपन निकल गए, नहीं। ये कुछ सबसे सोफिस्टिकेटेड लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं पूरी दुनिया में। यानी अगर इनका ठप्पा लग गया आपके स्टॉक में, मतलब आप जो बड़े हैं मजबूत हाथ हैं वो बहुत लंबे समय तक रहेंगे। और वो कह रहे हैं वी विल टेक द शेयर, केदार इज सेलिंग, क्योंकि बिजनेस कहीं ज़्यादा वर्थ है, सिर्फ 115 रुपये में नहीं, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर 100 रुपीज़ में आपने लिया हुआ है या 100 to 110, आपने एक बहुत अच्छी कंपनी लिया हुआ है, भले ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं कहाँ, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, स्टैंडर्ड पी लाइफ साइकिल। देखो, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो केदार और पार्टनर ग्रुप है उन्होंने 2018 में एंटर किए थे और अब ये 2026 है। और एक प्राइवेट इक्विटी फंड जो होता है ना, उसका जो एक नेचुरल होल्डिंग पीरियड है वो 8 साल का होता है, ठीक है। पीरियड इज द नेचुरल एंड ऑफ देयर फंड साइकिल। दे हैव टू रिटर्न मनी टू देयर इन्वेस्टर। अब भैया, जिनसे पैसे लिए हैं आपने, यानी जिनको रिटर्न देने का वादा किया था, उनको तो पैसे लौटाने पड़ेंगे। और ये कोई फाइनेंशियल एग्जिट नहीं होता है या एक बिजनेस फेलियर नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूँ, अगर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स कहीं एंट्री की हुई हैं तो देखते रहा कीजिए, जब एक बहुत मैसिव रैली आ जाती है ना और थोड़ा लंबा समय हो जाता है, उनके निकलने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू इंडियन म्यूचुअल फंड्स। फिर लिक्विडिटी और इंडेक्स इंक्लूजन। एक हायर फ्री फ्लोट यानी शेयर जो अवेलेबल है पब्लिक को, वो एक्चुअली स्टॉक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है फॉर इंक्लूजन मेजर इंडेक्स जैसे निफ्टी मिड कैप 100। अब इससे होगा क्या, इवेंचुअली फोर्स होगा कि पैसिव फंड्स और ज़्यादा स्टॉक को बाय करें। तो एक नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर क्या होगा, जहां पर जो निफ्टी मिड कैप है 100 है, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे जब एंट्री करेगा स्टॉक इनमें, तो पैसिव फंड उन्हें और ज़्यादा स्टॉक को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब वर्डिट क्या है, देखो, स्टॉक जो आप कह सकते हैं प्राइस टुडे, लेकिन गुड फॉर कंपनीज मैच्योरिटी टुमारो। ये भले ही शॉर्ट टर्म में आपको खराब लग रहा हो कि स्टेक नहीं कर रहा, लेकिन स्टॉक की मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत था, क्योंकि स्टॉक भाई साहब 19 से 20% की तेज़ी के साथ, ठीक है, ग्रोथ कर रहा है। और 80 से ज़्यादा, जी 80 से ज़्यादा स्टोर साल ओपन हुए हैं। और अगर promoters were selling because store were empty, I did tell you to run, but they are selling because their fund time has hit zero. While जो बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड वो इसी चेकबुक ओपन करके बैठे थे और आप देखें कि बड़ी मात्रा में खरीद रहे थे। अब आता है क्या, वैल्यूएशन बबल। देखो, 2025 में ये पीक हो चुका था, स्टॉक ट्रेड कर रहा था पी ओवर 100 टाइम्स, यानी 100 टाइम्स की पी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो भाई साहब, कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म निकलेगा क्यों नहीं। देखो, वाइल ग्रोथ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये लेवल परफेक्ट थे, वर परफेक्शन प्राइस, यानी जितना स्ट्रेच होकर के परफेक्ट आप कह सकते तमाम पॉजिटिविटी एंटर करने के बाद स्टॉक पहुंच सकता था, वो पहुंच गया। और अब एज इंटरेस्ट रेट और ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट शिफ्ट हुआ, स्टॉक करेक्ट हुआ 35% फ्रॉम पीक 158 टू फाइंड अ मोर सुटेबल बेस रेंज 115 से 120। और ये मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। फिर है लो रिटर्न इक्विटी। देखो, कंपेयर टू इट्स पेयर लाइक ट्रेंट, वीएमएम्स, जिनका आरओई लगभग 10% है, वाइल इनका प्रॉफिट तो बढ़ रहा है लगभग 26% कैगड़ से, जो इफिशिएंसी है ना कैपिटल यूज करने की, वो अभी भी कैचअप हो रही है, मेकिंग सम स्टूडेंट्स कॉशियस एट प्रीमियम प्राइसेस।
तो आरओई का कम होना भी एक कंसर्न था कंपेयर टू देयर पीयर्स। फिर कंपनी के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और ऑर्डर्स क्या है, तो देखो द 100 स्टोर स्प्रिंट, कंपनी करेंटली मिशन में है कि वो 80 से 100 स्टोर हर साल ऐड करेगी, और इनका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो ये है कि लगभग 1500 से स्टोर पहुंचना है ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर। 15 सालों में 1500 स्टोर बनाने हैं इनको। फिर एसेट लाइट एक्सपेंशन, अनलाइक सम ओल्डर रिटेलर्स, जो विशाल मेगा मार्ट है वो एसेट लाइट मॉडल यूज़ कर सकता है। कैसे? जहाँ पे आप देखते होंगे जो राधा केंद्रमानी जी का है, जो आप कह सकते हैं स्टोर्स हैं उनके, वो जो डी मार्ट हो गया, वो ज़मीन के ऊपर बनाते हैं मैक्सिमम। वो भी अब कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, बट मैक्सिमम का काम यही होता है। ये ज़मीन नहीं खरीदते हैं, ये लीज में लेते हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में, जहाँ पे रेंट्स बहुत कम रहते हैं। ये इन्हें अलाउ करता है कि वो प्रॉफिटेबल हो जाएं एंड न्यू स्टोर मच फास्टर देन टीयर 1 कॉम्पिटिटर। तो कंपनी विशाल मेगा मार्ट का कहाँ पर है दिमाग? उनका दिमाग है भाई साहब, हमको जाना है टीयर 2 टीयर 3 सिटी में जहाँ पे रेंट कम है और काफ़ी बड़ा हमको वहाँ स्टोर ओपन करना है। फिर है प्राइवेट लेवल डोमिनेंस, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत हैविली खुद के ब्रांड्स में। करेंटली जो प्राइवेट ब्रांड कंट्रीब्यूट करता है मैसिव 75% देयर रेवेन्यू, यानी अन्य कंपनीज के जो ब्रांड के जो कपड़े हैं या जो भी उनके सामान है वो ओवरऑल उनके ब्रांड का 75% है। एंड दिस इज़ वेयर द रियल मार्जिन एक्सपेंशन कमिंग फ्रॉम। आप देखोगे 75% की हिस्सेदारी आने वाले समय में और कम होगी, और जैसे जैसे इनके खुद के लेबल जो ब्रांड हैं वो आएंगे, आप देखेंगे एक बड़ा एक्सपेंशन आपको विशाल मेगा मार्ट के मार्जिन में, ठीक है, साफ साफ देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो एक 2-3 सवाल थे जो बहुत ज़्यादा समय से आ रहे थे, तो मुझे लगा उसका जवाब देना चाहिए। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।